गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो? आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फ्लेमिंगो के सिर्फ 8 प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 90% से ऊपर आने की संभावना है। आपको 2 में से एक ही क्वेश्चन करना है। आज मैं बोर्ड का 11वां प्रश्न समझाऊंगा, जिसमें आपको 2 में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और वो 3 नंबर का है। प्यारे विद्यार्थियों, 3 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब ये 8 प्रश्न आप पढ़ें तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज के ये 8 सबसे इम्पोर्टेंट दमदार प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार आप तैयार कर लीजिए। तो शुरू करें हैं आज की ये प्रश्न। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 11वां प्रश्न आपका बोर्ड का इस तरह से आता है। तो सबसे पहले प्रश्न है, आपका ध्यान रखें, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी। प्यारे विद्यार्थियों, सीमापुरी का सजीव चित्रण कीजिए। ये लॉस्ट स्प्रिंग का जो लेसन है अनीस जंग ने लिखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीमापुरी का आपको सजीव चित्रण करना है। मैंने बहुत ही सरल भाषा में ये आंसर तैयार किया है, ध्यान दें, इसको अच्छी तरह से देखें। सीमापुरी, ध्यान दीजिए, सीमापुरी इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर स्थित है। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव हियर विदाउट आइडेंटिटी। यहाँ पर 10,000 कचरा बीनने वाले बिना पहचान के रहते हैं। दे केम फ्रॉम ढाका, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, इन 1971। वे 1971 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आए। कहाँ से आए पता है आपको? बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। दे लिव इन मड हट्स विद टिन एंड टेरापोलिन रूफ। वे कच्चे झोपड़े में बिना छत और चद्दर और ये छतों के झोपड़े में रहते हैं। दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज ऑफ ड्रेनेज, वाटर टैप्स, सीवेज एंड स्कूल्स। और उनके पास किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। न तो नालियाँ है सीमापुरी में, न पानी की कनेक्शन है, न गटर लाइन है, न स्कूल्स है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आइडेंटिटी। और पहचान से ज़्यादा, मतलब ध्यान रखना, खाने से ज़्यादा फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन देयर आइडेंटिटी। उनकी पहचान से ज़्यादा उनके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। गार्बेज इज़ एवरीथिंग फॉर देम। कचरा ही उनके लिए सब कुछ है, क्योंकि सीमापुरी में रहने वाले सारे के सारे कचरा बीनने वाले हैं, रैग पिकर्स है, इसलिए गार्बेज इज़ एवरीथिंग फॉर देम। कचरा ही उनके लिए सब कुछ है। इट इज़ डेली ब्रेड। ये उनके लिए रोजी रोटी है। डेली यानी रोज और ब्रेड एंड रोटी। ये कचरा, ईट किसके लिए है? कचरे के लिए। इट इज़ दैट डेली ब्रेड। कचरा ही उनके लिए रोजी रोटी है। गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम। कचरे उनके लिए सोना है। द चिल्ड्रन ग्रो हियर एंड बिकम द पार्टनर ऑफ देयर पेरेंट्स सर्वाइवल। बच्चे यहाँ बड़े होते हैं और अपने माता पिता की आजीविका में हिस्सा बन जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाइवल का मतलब होता है जीवन यापन। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के याद कर लीजिए। अब हम दूसरे प्रश्न पा रहे हैं, ध्यान रखना। कुछ सिर्फ 8 प्रश्न फ्लेमिंगो में से तैयार करने हैं और ये आपके लिए रामबाण सिद्ध हो रहे हैं। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डगलस ने अपने पानी के डर पर विजय कैसे पाई। द फियर ऑफ वाटर फ्राइटेन डगलस वेरी मच। पानी के डर ने डगलस को बहुत भयभीत कर दिया। इट फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट। वो जहाँ भी जाता था ये उसका पीछा करता था। इट फॉलोड ने पीछा करना, इट फॉलोड हिम, ये उसका पीछा करता था। पानी का डर उसका पीछा करता था। वेर एवर ही वेंट, जहाँ भी वो जाता था। इट डेस्ट्रॉय हिज जॉय ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और इस पानी के डर ने उसके 3 चीज़ों को नष्ट कर दिया, फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। इट, ध्यान रखना, और ही फियर्ड ऑफ वाटर एंड केप्ट अवे फ्रॉम इट। वो पानी से डरता था और उससे दूर रहता था। केप्ट अवे यानी दूर रहना। फाइनली ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। आखिर उसने तैरने का निश्चय किया। सो ही अपॉइंटेड एन इंस्ट्रक्टर। इसलिए उसने एक प्रशिक्षक की नियुक्ति की। अपॉइंटेड यानी नियुक्ति करना। द इंस्ट्रक्टर यूज 3 थिंग्स टू टीच हिम स्विमिंग। और प्रशिक्षक ने उसे तैरना सिखाने के लिए 3 चीज़ें काम ली।
रॉप, रस्सी, बेल्ट और पुली। याद रखना एग्जाम में प्रशिक्षक ने डगलस को तैरना सिखाने के लिए 3 चीज़ें काम ली, रॉप, बेल्ट एंड पुली। ही टॉट डगलस ऑल स्ट्रोक ऑफ स्विमिंग। उसने डगलस के सारे तैरने के स्ट्रोक सिखाए। 4 स्ट्रोक है। सबसे पहले साइड स्ट्रोक, ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सा स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक। दूसरा बैक स्ट्रोक, तीसरा क्रॉल स्ट्रोक, चौथा ब्रेस्ट स्ट्रोक। ही टॉट डगलस टू एक्सेल इन वाटर। उसने पानी में सांस छोड़ना और इनहेल आउट ऑफ वाटर, और पानी के बाहर सांस लेना सिखाया। ही मेड डगलस अ परफेक्ट स्विमर विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर उसे प्रशिक्षक ने डगलस को एक अच्छा तैराकी बना दिया। थस यानी इस प्रकार से डगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। इस प्रकार से डगलस ने अपने पानी के डर पर विजय पाई। ओवरकेम का मतलब विजय पाई, ध्यान रखना। ओवरकेम क्या होता है, विजय पाई। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आप ध्यान से लिख कर याद कर लें। व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। एक अच्छे नेता के क्या गुण होते हैं, एक अच्छे नेता के क्या गुण होते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। अ गुड लीडर इज अ फियरलेस एंड ऑलवेज रेडी टू मेक सेक्रीफाइस। एक अच्छा नेता निडर होता है। प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कर लें। अ गुड लीडर इज अ फियरलेस एंड ऑलवेज रेडी टू मेक सेक्रीफाइस। एक अच्छा नेता निडर और हमेशा मतलब बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। ही इज एबल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज फॉलोवर्स। और वो हमेशा अपने अनुयायियों का विश्वास जीतने के लिए सक्षम होता है। एबल टू का मतलब सक्षम। ही इज एबल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज फॉलोवर्स। वो अपने अनुयायियों का जो विश्वास जीतने के लिए क्या होता है, वो सक्षम होता है। ही इज एबल टू मेक क्विक डिसीजन। वो तत्काल को निर्णय लेने में सक्षम होता है। ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट। वो हमेशा ईमानदार होता है। ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिज पीपल्स वेलफेयर। वो हमेशा अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। वेलफेयर का मतलब भलाई। ही हैज़ फीलिंग ऑफ कॉपरेशन। और उसमें सहयोग की भावना होती है। कैसी भावना होती है, ही हैज़ फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, उसमें सहयोग की भावना होती है। ही हैज़ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन, उसमें त्याग की भावना भी होती है। डेडिकेशन इन त्याग। ही इज सेल्फलेस इन हिज एक्शन। वो अपने कार्यों में निस्वार्थ होता है। वो अपने कार्यों में क्या होता है, सेल्फलेस होता है, निस्वार्थ होता है। और अ गुड लीडर इज अ हेल्पफुल नेचर। एक अच्छा नेता हमेशा सहयोगी स्वभाव का होता है। ही इज ऑलवेज पंक्चुअल टुवर्ड्स हिज वर्क। वो हमेशा अपने कार्य के प्रति पंक्चुअल होता है, नियमित होता है। और अ गुड लीडर इज ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम करप्शन। एक अच्छा नेता मतलब करप्शन से दूर रहता है। ये इंडिगो पार्ट से लिया गया है प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों एक अच्छी नेता के बारे में अगर एक गुड लीडर के बारे में आ जाए तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। अब तक ये प्रश्न आपने नहीं पढ़ा है, ये इंडिगो से लिया गया है और सबसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्ज़ाम कुछ दिनों में होने वाले हैं और आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। अब हम चौथा प्रश्न पर जा रहे हैं, ध्यान रखना। सिर्फ 8 प्रश्न पढ़ने प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है। बस ये प्रश्न तैयार करो, 11 प्रश्न तैयार। Why do you think Gandhiji considered the चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? आपके अनुसार गांधी जी चंपारण की घटना को अपने जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना? आपके अनुसार चंपारण की घटना को गांधी जी ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना? आंसर बड़ा इजी है। गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड to be turning point in his life because the Champaran episode showed him that the people of India could win the freedom for themselves by truth and non-violence. Non-violence का मतलब अहिंसा। गांधी जी ने चंपारण की घटना को अपने जीवन का मोड़ माना। क्योंकि बिकॉज का मतलब क्योंकि द चंपारण एपिसोड, क्योंकि चंपारण की घटना showed him, उन्हें बताया, दिखाया। क्या दिखाया कि भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया अपने आप मतलब सत्य और अहिंसा के रास्ते पर अपनी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। उन्होंने मतलब इस घटना ने गांधी जी को क्या बताया कि भारत के लोग
अपने लिए सत्य और अहिंसा के रास्ते से आज़ादी जीत सकते हैं। गांधी जी एंड हिज वे ऑफ वर्किंग हैड सक्सीडेड। गांधी जी और उनका तरीका सफल हुआ। ही डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश couldn't ऑर्डर हिम इन हिज कंट्री। और उन्होंने ये घोषणा की, डिक्लेयर किया कि अपने ही देश में अंग्रेज उन्हें आदेश नहीं दे सकते हैं। ही डिक्लेयर दैट, ध्यान रखना, he declared that he had right to say his problem। और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उन्हें कोई भी समस्या कहने का अधिकार है। किसको? गांधी जी को। गांधी जी स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। गांधी जी ने चंपारण के गरीब किसानों के लिए अंग्रेजी सरकार से संघर्ष किया। He thought that the peasants of चंपारण were innocent। उन्होंने माना कि चंपारण के किसान निर्दोष है, इनोसेंट हैं। They were prey of indigo crop। वे इंडिगो फसल के शिकार हैं। The British landlord were torching them। और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड उनको टॉर्चर करते हैं, यातनाएं देते हैं। The British landlords were torturing them। और उन्होंने माना कि जो भारत के चंपारण के किसान हैं वो निर्दोष हैं और अंग्रेज जागीरदार उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि चंपारण की घटना, चंपारण एपिसोड गांधी जी के लिए टर्निंग पॉइंट क्यों था। तो इस तरह से आप इसे लिख के तैयार कर लें। अब पांचवा प्रश्न आ रहा आपके सामने। Who was the office boy? Why did he join the studio? Why was he frustrated, कुंठित, निराश, दुखी। ऑफिस बॉय कौन था, उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार इसे लिख के तैयार कर लीजिए। सिर्फ 8 ही तो प्रश्न है पूरी किताब में से। 11वां प्रश्न तैयार, 3 नंबर तैयार। द ऑफिस बॉय वॉज नॉट ए बॉय बट ही वॉज द मैन ऑफ 40 years old। ऑफिस बॉय कोई लड़का नहीं था, वो 40 साल का आदमी था। ही डिड मेक अप ऑफ क्राउड प्लेयर्स। वो भीड़ वाले पात्रों का मेकअप करता था। ही डिड मेकअप ऑफ क्राउड प्लेयर्स। वो भीड़ भाड़ वाले पात्रों का क्या करता था? मेकअप करता था। ही जॉइन द स्टूडियो इन होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, अ डायरेक्टर, अ लिरिक राइटर एंड अ टॉप स्क्रीन राइटर। उसने मतलब स्टूडियो इसलिए ज्वाइन किया कि वो कभी न कभी एक्टर बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, लिरिक राइटर बन जाएगा, टॉप स्क्रीन राइटर बन जाएगा। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, दुखी, ड्यू टू सुबु। वो सुबु के कारण दुखी था, बिकॉज सुबु वॉज साइकोफेंट। क्योंकि सुबु क्या था? एक चापलूस था। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस। स्पेलिंग याद कर लें अच्छी तरह से। सुबु साइकोफेंट था, चापलूस था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए। What was MRA and how did it influence the Tamil dramas? MRA क्या था? ध्यान रखना, यहां पर लिख दूं मैं। MRA क्या था और इसने तमिल नाटकों को कैसे प्रभावित किया? MRA, जिसका पूरा नाम है मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी, नैतिकता को पुनरुत्थान करने वाली सेना। MRA, Moral Rearmament Army, was an international group of 200 people which belonged to 20 countries। MRA एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था, मूवमेंट था, जिसमें 200 लोग और 20 देशों के 200 लोग शामिल थे। MRA एक अंतर्राष्ट्रीय 200 लोगों का, 20 देशों के 200 लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था, एक समूह था। इट केम टू इंडिया इन 1952 टू फिनिश कम्युनिज्म। ये भारत में साम्यवाद को ख़त्म करने के लिए 1952 में आया। कब आया पता है? ये यानी MRA कब आया भारत में? MRA भारत में 1952 में। क्यों आया था? कम्युनिज्म, साम्यवाद को ख़त्म करने आया था। इट प्लेड 2 प्लेज। इसने 2 नाटक दिखाए, द जॉनथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर। इस MRA ने पूरे साउथ में
विशेष गया जेमिनी स्टूडियो में 2 नाटक प्ले किए, जॉनथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर। और ये कब आए भारत में? 1952 में। कितने लोग थे? 200। कितने देशों के थे? 20 कंट्रीज। क्या था ये? इंटरनेशनल ग्रुप था ये। हमारे क्या था? इंटरनेशनल ग्रुप। और देयर वॉज अ सिंपल मैसेज। इस नाटक मतलब हमारे का एक सिंपल संदेश था। क्या था? और बट सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। लेकिन इसका एक सिंपल संदेश था, लेकिन ये सेट्स और ध्यान रखना, और सेट्स और इसके कॉस्ट्यूम, इनके नाटक के जो कॉस्ट्यूम थे वो प्रथम श्रेणी के थे। हमारे का जो मैसेज था वो सिंपल था, केवल कम्युनिज्म को फिनिश करना। लेकिन जब ये नाटक शो किया जाता था, उनके कॉस्ट्यूम बड़े अच्छे महत्वपूर्ण किस्म के होते थे, फर्स्ट रेट के होते थे। दे शोड, ध्यान रखना, उन्होंने 2 नाटक दे शोड बहुत प्ले इन जेमिनी स्टूडियो सेवरल टाइम्स। उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में दोनों नाटक कई बार बताए। यानी एमआरए ने जेमिनी स्टूडियो में ये दोनों नाटक जॉनथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर कई बार बताए। तमिल ड्रामाज कॉपीज द सीन्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तमिल नाटकों पर क्या प्रभाव पड़ा कि इन नाटकों में भी सूर्य उदय और सूर्यास्त के सीन दिखाई देने लगे। यानी तमिल नाटकों ने, तमिल ड्रामाज ने क्या उनकी कॉपी की। किसकी? जॉनथम वैली की। जॉनथम वैली की क्या विशेषता थी कि इसके सीन सूर्य उदय, सनसेट और सनराइज से शुरू होते थे, तो इन्होंने कॉपी की। और आज भी दक्षिणी भारत के जो नाटक शुरू होते हैं उसमें हमेशा पर्दे के पीछे सनराइज और सनसेट और बांसुरी की धुन, फ्लूट ऑफ द साउंड ऑफ फ्लूट हमेशा सुनाई देती है। तमिल ड्रामाज वर ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय एमआरए। तमिल जो ड्रामा है, तमिल नाटक हैं, वो एमआरए से बहुत इम्प्रेस हुए और हमेशा के लिए तमिल नाटकों पर सनराइज और सनसेट के सीन दिखाई देते हैं और साउंड ऑफ फ्लूट बैकग्राउंड यानी पर्दे के पीछे सुनाई देती है। तो एमआरए कौन था? ये मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी एक सेना थी, नैतिकता को पुनरुत्थान करने वाली सेना। 20 देशों के 200 लोग थे। 1952 में भारत में आए। इनका जो मकसद था, मेन टारगेट था, टू फिनिश द कम्युनिज्म। और उन्होंने साम्यवाद को ख़त्म करने के लिए 2 नाटक बताए, जॉनथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर। इन नाटकों का प्रभाव तमिल नाटकों पर भी पड़ा। तमिल नाटक आज भी जब शुरू होते हैं तो उनमें सनराइज और सनसेट के सीन दिखाई देते हैं और कर्टेन यानी पर्दे के पीछे साउंड ऑफ फ्लूट सुनाई देती हैं। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे सिर्फ 8 प्रश्न पर ध्यान देना है। What is the reason of the huge success of the novel The Name of the Rose? अमोटो इको की नेम ऑफ द रोज की विशाल सफलता के क्या कारण हैं? ध्यान दें, 7वां प्रश्न है, अमोटो इको के बारे में लिखना है और ये ध्यान दें, यही बातें लिखनी है। अमोटो इको इज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलाना इन इटाली। अमोटो इको इटली के बोलाना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। द नेम ऑफ द रोज इज हिज फेमस नॉवल। नेम ऑफ द रोज उनके एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इट इज रिटन इन 1980। ये 1980 में लिखी गई। द कोज ऑफ ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल, इस उपन्यास की सफलता के मुख्य कारण है इज फॉलोइंग, निम्न है। पहला कारण है इट इज अ सीरियस नॉवल। सबसे पहला कारण है ये एक गंभीर उपन्यास है, ये एक सीरियस नॉवल है। कौन सी? द नेम ऑफ द रोज। इट इज़ ए डिटेक्टिव नॉवल, ये एक जासूसी उपन्यास है। दूसरा, इट इज़ रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। तीसरी बात है ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। चौथी बात, इट गोज डीप इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। ये 3 चीज़ों में गहराई से जाती है। मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, थियोलॉजी धर्मशास्त्र और मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास में गहराई से जाती है। It is so famous novel of Amoto Eco that about 1.5 crore copies have been sold in the whole world. अमोटो इको की इतनी प्रसिद्ध उपन्यास है कि इसकी 1.5 करोड़ कॉपी पूरी दुनिया में बिक गई। और एक्सेप्ट ऑल इट्स रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज ऑफ लैटिन, और ये एक साधारण भाषा में, लैटिन भाषा में, साधारण भाषा में लिखी। प्यारे विद्यार्थियों, नेम ऑफ द रोज की सफलता की यही कारण है।
आप इस प्रश्न को लिख लेके याद कर लीजिए। 2026 के बोर्ड में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। पूरे फ्लेमिंगो में से आपको 8 प्रश्न करने हैं, ज़्यादा नहीं, चिंता मत कीजिए। लास्ट प्रश्न पर डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ सोफी। सोफी का चरित्र चित्रण कीजिए। पहले जो नेम ऑफ द रोज है वो इंटरव्यू से लिया, उससे पहले वाला प्रश्न पर्ड्स और पैनकेक से लिया, इंडिगो से लिया, तो ये ध्यान रखें। और डीप वाटर से ले लिया, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से ले लिया। अब गोइंग प्लेसेस लास्ट चैप्टर है फ्लेमिंगो का, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है सोफी का करेक्ट स्केच। सोफी वॉज ए डे ड्रीमर गर्ल। सोफी एक दिन में सपना देखने वाली लड़की थी। शी ऑलवेज लिव्ड इन फेरीलैंड। वो हमेशा परीलोक में रहती थी। शी वॉज नंबर 1 लाई। वो 1 नंबर की झूठी थी। कैसी थी वो? 1 नंबर की झूठी थी। कौन थी? सोफी। और नो मेंबर ऑफ हर फैमिली बिलीव्ड इन सोफी। सोफी का परिवार का कोई भी सदस्य उस पर विश्वास नहीं करता था। ओनली हर ब्रदर जियोफ, केवल उसका भाई जियोफ, ऑलवेज बिलीव्ड इन हर। केवल उसका भाई जियोफ ही उस पर विश्वास करता था। शी वॉज, ध्यान रखना, शी वॉज ड्रीमिंग टू ओपन अ बुटीक शॉप। वो एक बुटीक शॉप, फैंसी की दुकान लगाने के लिए सपना देख रही थी। फॉर द मनी ऑफ बुटीक शॉप, और बुटीक शॉप के लिए, पैसे के लिए। शी वॉज ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग, वो क्या क्या बनने के सपने देख रही थी? मैनेजर नंबर 1, एंड एक्ट्रेसेस नंबर 2, एंड फैशन डिजाइनर नंबर 3। वो बुटीक की दुकान लगाना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू ओपन ए बुटीक शॉप। फॉर द मनी ऑफ बुटीक शॉप शी वॉज ड्रीमिंग ऑफ becoming a manager, fashion designer, and actress. She was dreaming to meet Danny Casey, the international football player of Ireland. वह आयरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी से मिलने का सपना देख रही थी। She liked him very much, वो उसे बहुत पसंद करती थी। She believed in Geoff, और वो जियोफ पर भरोसा करती थी। एंड टोल्ड हर सीक्रेट फर्स्ट टू जियोफ, और अपना सीक्रेट सबसे पहले वो जियोफ को बताती थी। शी वॉन्टेड टू सी अनसीन एंड अननोन प्लेसेस विथ हर ब्रदर ऑन द बाइक। वो बाइक पर बैठकर मतलब शहर के अननोन और अनसीन स्थानों को देखना चाहती थी। अननोन व्यक्तियों और मतलब अनसीन स्थानों को देखना चाहती थी। थस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, सोफी वॉज अ गुड गर्ल बट शी हैड ए लैक ऑफ सेंस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोफी एक अच्छी लड़की थी, लेकिन उसमें सेंस की कमी थी। लैक का मतलब क्या होता है? कमी। उसमें किसकी कमी थी? ज्ञान की कमी थी, बुद्धि की कमी थी, सेंस की कमी थी। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज के ये प्रश्न आपको कैसे लगे? मैंने पूरी फ्लेमिंगो में से द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप्स, इंडिगो, पॉइंट्स ऑफ पैनकेक, इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस से सिर्फ 8 पार्टों में से 8 क्वेश्चन बनाए आपके लिए। भाषा सरल है, एग्जाम से पहले लिख के याद कर लें। इन 8 प्रश्न में से आपको एक ही प्रश्न तैयार, मतलब करने तो सारे हैं, लेकिन एक प्रश्न एग्जाम आएगा और उसके लिए आपकी हेडेक खत्म। आज का वीडियो कैसे लगा प्यारे विद्यार्थियों? अपने कमेंट बॉक्स में इतना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय।